Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing for our UPPCS Mains 2024 mock test series sessions. आज जो है हम अपने टेस्ट 11 के सेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोमिनेंटली हम जो है यूपी के जनरल स्टडीज पेपर 5 के क्वेश्चन को प्रोमिनेंटली अपने इस सेशन में वन बाय वन जो है डील करेंगे. We'll see how we need to proceed for these questions. कि हम अपने क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉपरली वैल्यू एडेड करते हुए सब्सटेंस एडेड करते हुए विद ड्यू वर्ड लिमिट जो है 125 और 200 वर्ड में इसको जो है सूटेबली अप्रोच कर सके. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज इंडियन कल्चर. The first question talks about examine the role of Uttar Pradesh in development of Vedic civilization. वैदिक सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है उसका जो है हमें परीक्षण करना है. वैदिक सभ्यता के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का परीक्षण कीजिए. ये सेक्शन ए में जो है एक 8 मार्कर क्वेश्चन है दैट वी हैव टू राइट इन 125 वर्ड्स. 125 वर्ड में हमें जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश के रोल इन वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में मेंशन करना है कि डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन में उत्तर प्रदेश ने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. नाउ एज वी नो कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो दो पार्ट में बटी हुई है. वैदिक सिविलाइजेशन को जो हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. प्रोमिनेंटली जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड. ये प्रोमिनेंटली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1500 बीसी टू 1000 बीसी तक एक्सटेंड करती है. एंड सब्सिक्वेंट जो सेकंड पार्ट ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन है उसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं. लेटर वैदिक पीरियड प्रोमिनेंटली ये टाइम पीरियड जो है 1000 बीसी से अराउंड 600 बीसी तक जो है एक्सटेंड करता है. 600 बीसी तक एक्सटेंड करता है. और अर्ली वैदिक पीरियड की अगर जोग्राफिकल एक्सटेंड की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो कि आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है ऑन द बैंक्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस के अराउंड जो प्रोमिनेंटली फ्लरिश कर रहा था. एंड सर्टेन पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक भी अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन जो फ्लरिश कर रहा था. एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडस रीजन टू इंडो गैंगेटिक एरिया में जो है प्रोमिनेंटली जो है ये वैदिक सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश करके या एक्सटेंड करके ग्रेजुअल आया. तो एक तरह से एक जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो वैदिक सिविलाइजेशन उसकी एक टाइमलाइन कैटेगराइजेशन हमने कर ली इस क्वेश्चन को समझने के लिए. नाउ प्रोमिनेंटली यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है और हमने यहाँ पे देखा कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो है प्रोमिनेंटली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के विसिनिटी के अराउंड पे जो है प्रोमिनेंटली अर्ली वैदिक टाइम पीरियड फ्लरिश कर रहा था. एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी का रीजन भी इसमें था. एंड ग्रेजुअली विद टाइम जो है विद टाइम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड से मूव करके जब लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आते हैं तो तब जाके जो है प्रोमिनेंटली वैदिक सिविलाइजेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया में और फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में जो है फ्लरिश की. तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करते हुए हम इंट्रोड्यूस करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन flourished around 1000 BC to 600 BC, extending gradually from northwestern part of India to later towards Indo-Gangetic plains. Thus, the role of Uttar Pradesh in flourishment of Vedic civilization holds due prominence
होल्ड्स ड्यू प्रोमिनेंस। तो हम यहाँ जो है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये मेंशन कर सकते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है, जो हमने टाइमलाइन मेंशन किया फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक एक्सटेंड किया, एंड ग्रेजुअली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से एक्सटेंड करके इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ मूव की। एंड इसी प्रेमाइस पे जो उत्तर प्रदेश का रोल है, जो रोल ऑफ उत्तर प्रदेश है, वो ड्यू प्रोमिनेंस होल्ड करता है। इंट्रोडक्शन में हमने उत्तर प्रदेश के एक रोल को ब्रीफली एक हिंट आउट कर दिया है, एंड सर्टेन कीवर्ड्स, जो ये वर्ड्स अंडरलाइन है आपके इंट्रोडक्शन में, जो कीवर्ड्स हैं उनको एम्फोसाइज करता है विद डेटा एंड फैक्ट, जो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को प्रोमिनेंटली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चन के कोर बॉडी को एड्रेस करते हैं, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मेंशन करेंगे हेडिंग डाल के, रोल ऑफ यूपी in Vedic civilization, role of उत्तर प्रदेश in Vedic civilization। अब क्योंकि हमें 125 वर्ड में इस क्वेश्चन के आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज की पॉइंट से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को जो है हम जो है प्रेजेंट करना है, राइट। तो इनिशियली जो रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो इनिशियल इन द अर्ली वैदिक पीरियड उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी prominent in early Vedic time period, early Vedic time, that is around 1500 BC to 1000 BC के आसपास। अब हाउ के वी कैन से कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी है प्रोमिनेंट जो है वेस्ट अर्ली वैदिक सोसाइटी का पार्ट था, जस्ट बिकॉज वी फाइंड मेंशन ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड रिवर्स लाइक यमुना being mentioned in ऋग वैदिक टाइम्स। ऐसा मिनिमम ऑफ 2 बार गंगा का वर्णन किया गया है, एक बार यमुना रिवर का वर्णन जो है ऋग वेद में मेंशनड मिलता है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि रिवर जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी से एक्सटेंड होते हुए आपकी जो है फ्लो करते हुए जाती हैं, तो इन रिवर्स का मेंशनिंग देखा गया इसीलिए अर्ली जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी जो है ग्रेजुअली वैदिक सिविलाइजेशन का एक हिस्सा थी, राइट। एंड subsequently we witness कि gradually ये जो अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी प्रोमिनेंटली ये ट्राइबल आइडेंटिटी पे बेस्ड थी, प्राइमरली जो है ट्राइबल आइडेंटिटी पे बेस्ड थी अर्ली वैदिक सोसाइटी। ट्राइबल आइडेंटिटी, लोग कबीलाइज थे, कबीले जो जैसे रहते हैं वैसे ये लोग रहते थे, तो ट्राइबल आइडेंटिटी पे प्रोमिनेंटली अर्ली वैदिक सोसाइटी बेस्ड थी। बट विद ग्रेजुअल जो मॉडर्न जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है इन द टाइम्स ऑफ अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, ये जो है फॉरेस्टेड एरिया था, पूरा जंगल था, राइट। जंगल का एरिया था यहाँ पे, तो हैबिटेशन के लिए बड़ी ही मुश्किल होती थी कि यहाँ से लोग मूव करके इंडो गैंगेटिक प्लेन में आए, क्योंकि मेटल्स लाइक आयरन की डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं हुआ। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ आयरन अराउंड 1200 बीसी के आसपास जो है आयरन की डिस्कवरी हो जाती है, दैट लीड्स टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट का जो है कटिंग शुरू हो जाता है, एंड पीपल स्टार्ट्स ग्रेजुअली मूविंग टू gradual movement towards उत्तर प्रदेश या फॉर दैट मैटर इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ, विथ डिस्कवरी ऑफ आयरन। जो फॉरेस्ट है उनकी कटिंग शुरू, फॉरेस्ट जंगलों को काटा जाता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो है जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके जो है उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करती है। एंड द प्रोमिनेंट रिवर्स लाइक रिवर गंगा एंड यमुना एक सूटेबल ग्राउंड बनती है, सूटेबल प्लेस बनती हैं फॉर फ्लरिशमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, फ्लरिशमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इन द ब्रॉडर टर्म जो है सिविलाइजेशन के जो है फ्लरिश करने में हेल्प करती है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन आप देखें तो नदियों के किनारे ही फ्लरिश की, क्योंकि वहां पे नदियों के किनारे जो इजीली जो है पीने के लिए पानी आपको मिल जाएगा, नदियों के अराउंड जो वेजिटेशन अवेलेबल है वहां से आपको इजियर वे में फूड अवेलेबल हो जाएगा, एंड वहां पे जानवर भी पानी पीने आते थे, तो हंटिंग के लिए भी एक सूटेबल ग्राउंड था नदियों के आसपास। एंड दैट लेड टू रिवर जो थी एक तरह से एपी सेंटर थी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का। कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देख लें, जैसे नाइल रिवर के अराउंड जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन
फ्लरिश की। इंडस वैली के अलावा जो इंडस वैली इंडस रिवर के अराउंड जो है हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन जो फ्लरिश की। तो रिवर्स की विसिनिटी के अराउंड जो है प्रोमिनेंट जो है सिविलाइजेशन फ्लरिश की। इसमें रिवर गंगा एंड रिवर यमुना फ्लोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल विच वाज सूटेबल फॉर फ्लरिशमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, राइट। तो उत्तर प्रदेश में जो दो दो प्रोमिनेंट रिवर्स थी, ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है सिविलाइजेशन के फ्लरिशमेंट में। तो उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि रिवर जो है एक एपिसेंटर के तरह सर्व करता है, एपिसेंटर फॉर सिविलाइजेशन। substantially with cutting of the forest cutting of the forest and availability of a land along with water from the rivers, एक suitable ground जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी करता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है प्रोमिनेंटली इंडो गैंगेटिक प्लेन या फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में क्वाइट हाई होता है। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब हो रहा है तो एक जगह रह के एक इंडिविजुअल जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ट्राइबल आइडेंटिटी में रह रहे थे, एक जगह रह के अपने ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेंगे, उनके खाने के लिए फूड अवेलेबल होगा, राइट। फूड अवेलेबल होगा यानी कि सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ जो है, सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ ग्रेजुअली डेवलप्ड होगी। तो ये जो हमने यहाँ ट्राइबल आइडेंटिटी लिखा, ये ग्रेजुअली जो है इन द फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल आइडेंटिटी इन उत्तर प्रदेश जो है टेरिटोरियल आइडेंटिटी के फॉर्म में जो है डेवलप होती है, राइट। टेरिटोरियल आइडेंटिटी के फॉर्म में ग्रेजुअली डेवलप होती है। एंड सिंस ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को सस्टेन करने में हेल्प करती है, सस्टेन करने में हेल्प करती है। तो उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा फूड अवेलेबल है, लोगों का सर्वाइवल हो रहा है, माइग्रेशन कम हो रहा है इधर से उधर, यानी कि डेंजर जो भी है जानवरों से जो खतरा है या क्लाइमेट से जो खतरा उससे बच रहा है, यानी कि लाइफ की जो लिविंग एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गया। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन फ्लरिश करेगा, पॉपुलेशन फ्लरिश करेगा। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश एक फर्टाइल ग्राउंड था पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, एंड दैट लेड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, मोर प्रोमिनेंटली लेटर वैदिक सिविलाइजेशन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पॉपुलेशन फ्लरिश कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है। एंड सब्सिक्वेंट ये जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, टेरिटोरियल आइडेंटिटी जो एक सेटल्ड फॉर्म ऑफ द सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ जो है उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली वैदिक सिविलाइजेशन ग्रेजुअली लीव करना शुरू करती है। तो अब तक क्या था, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड तो जो लोगों के पास प्रॉपर्टी गाय होती थी, जमीन किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी। क्यों? अब लेटर पार्ट में जब हम आएंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए खेत की जरूरत होगी, और खेत तभी होगा जब आपके पास ओनरशिप होगी, क्योंकि एक जगह आप रह के खेती कर रहे हैं, राइट। तो तब ग्रेजुअली टेरिटोरियल आइडेंटिटी के साथ साथ जो है टेरिटोरियल क्लेम शुरू होगा, और टेरिटोरियल जब क्लेम शुरू होगा तो एक दूसरे की जमीन को कब्जा करना कैसे होगा? वॉर के फॉर्म में होगा, वॉर के फॉर्म में होगा। यानी कि ग्रेजुअल जो है लैंड एज अ प्रॉपर्टी डेवलप होगी, लैंड एज अ प्रॉपर्टी डेवलप होगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा। जिसके पास जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो अपने कंजम्पशन के लिए तो कंजम्पशन के लिए तो यूज कर ही रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए तो यूज कर रहा है, लेकिन उसका फिर जो है सेल भी करेगा। तो ग्रेजुअल जो है इकोनॉमिक लाइफ जो है, इकोनॉमिक लाइफ भी ग्रेजुअल इन वैदिक सिविलाइजेशन, ऑल बिकॉज ऑफ उत्तर प्रदेश में ये इंडिविजुअल्स रहे, तो इकोनॉमिक लाइफ भी शुरू होगी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पे, राइट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सिंस ये टेरिटोरियल आइडेंटिटी बन रही है तो जो अर्बन सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है ग्रेजुअल जो है जन पीपुल देन जनपद का डेवलपमेंट होता है, और इन्हीं जनपद को मिला के जो इंपॉर्टेंट महाजनपद का डेवलपमेंट होता है, राइट। इन्हीं टेरिटोरियल आइडेंटिटी को मिला के महाजनपद का डेवलपमेंट होता है। दैट वी कैन विटनेस कि उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली 8 महाजनपद थे, 8 महाजनपद थे, राइट, 8 महाजनपद थे जो कि वैदिक सिविलाइजेशन के लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंट महाजनपद लाइक कोशाला, पंचाल, कुरु, राइट। ये जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है इन्हीं वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे विद ग्रेजुअल टाइम जो है डेवलप होते हैं, जो कि प्रोमिनेंटली जो वैदिक सिविलाइजेशन उत्तर प्रदेश को ग्रेजुअली हेल्प करती है। एंड ग्रेजुअली विद टाइम विद डेवलपमेंट ऑफ दिस इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक जो एक्सचेंज हो रहा है लोगों के बीच में, ये सूटेबली जो है लेटर पार्ट जो अर्बनाइजेशन को जन्म देता है,
अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट देता है, यानी कि प्लेसेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज टू टेक प्लेस, और हिंटरलैंड या गांव के एरिया में जो है प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी। तो ये कुछ ग्रेजुअल मूवमेंट जो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम जो है ट्राइबल आइडेंटिटी से लेकर टेरिटोरियल आइडेंटिटी एंड विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये प्रोमिनेंटली जो उत्तर प्रदेश एक वाइटल रोल प्ले करता है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल ग्राउंड, इट्स एलुवियल सॉइल एंड प्रोमिनेंट जो रिवर्स हैं, जो प्रोमिनेंट रिवर्स लाइक रिवर गंगा एंड रिवर यमुना जो है एक एपी सेंटर की तरह सर्व करती हैं रिगार्डिंग फ्लरिशमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। तो एक जोग्राफिकल प्रेमाइस पे एक बेनिफिशियल बून की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह उत्तर प्रदेश वैदिक सिविलाइजेशन के लिए था। बियॉन्ड ये जोग्राफिकल जो लोकेशंस थी, ये इकोनॉमिक लाइफ को देती हैं, सोसाइटी के ओरिएंटेशन, सोसाइटी के डेवलपमेंट को, रीऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। नाउ सब्सिक्वेंट कुछ और बात करें, अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन के रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो प्रोमिनेंटली फॉरेस्टेड एरिया में अगर हम देखें तो जो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे जो प्रोमिनेंट फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स हुए, जैसे उपनिषद लिखे गए, उपनिषद 108 उपनिषद लिखे गए, अरण्यक्यास का जो डेवलपमेंट हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैदिक संहिताएं हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैदिक संहितास हैं, ये प्रोमिनेंटली हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे ऋषि मुनि रहते थे, एंड उनको एक सूटेबल सेक्लूडेड प्लेस मिलता है जहां शांति से बैठ के ऐसे फिलोसफिकल थॉट्स का डिस्कशन या एसेटिसिज्म, तपस्या करने के लिए जो जगह मिलती है, वो प्रोमिनेंट उत्तर प्रदेश में बेस्ड ऑन जो रिलीजियस थॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स फॉरेस्टेड एरिया। तो इन सम जो है इन द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट, दस उत्तर प्रदेश thus UP with its geographical location sustained the growth of Vedic civilization, which in turn led to social structuring in the form of movement from tribal identity to territorial identity, and subsequently led to economic flourishment with rapid urbanization and development of Mahajanpads, and in the end, gradually, the forested area in Uttar Pradesh or surrounding Uttar Pradesh, or for that matter in the Indo-Gangetic plain, led to philosophical and religious development of Vedic civilization। तो प्रोमिनेंटली हमने एक कंक्लूजन वाले पार्ट में ये मेंशन कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है प्रोमिनेंट रोल करती है रिगार्डिंग सस्टेनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, और फूड के प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ट्राइबल आइडेंटिटी से टेरिटोरियल आइडेंटिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स सोशल स्ट्रक्चरिंग हो रही है, आदमी एक नोमैड की तरह नहीं जी रहा है, अब एक सेटल फॉर्म ऑफ द लाइफ में हो रहा है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें सिर्फ अपना फूड प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, रेदर सरप्लस फूड प्रोडक्शन कर रहा है, और इस सरप्लस फूड प्रोडक्शन का क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, सेल कर रहा है। तो वो दैट लीड्स टू इकोनॉमिक फ्लरिशमेंट। और इकोनॉमिक फ्लरिशमेंट, ये गुड्स का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका सेल कहां हो रहा है, अर्बन एरियाज में हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा। और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की वजह से आपको जो है एग्रीकल्चर फीड चाहिए, टेरिटोरी चाहिए, तो टेरिटरीज क्या कर रही है, वो महाजनपद्स का डेवलप कर रही है, और सराउंडिंग जो फॉरेस्टेड एरिया, जो एनवायरमेंट
वो प्रोमिनेंट जो है फिलोसॉफिकल थॉट्स लाइक उपनिषद और आरण्यकास के डेवलपमेंट का एक सूटेबल ग्राउंड सर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मंत्रास और यजनास का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि प्रोमिनेंटली रिलीजियस डेवलपमेंट में भी ग्रेजुअली हेल्प करता है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रोमिनेंट लोकेशन है, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रोमिनेंट लोकेशन है जो वैदिक सिविलाइजेशन के फ्लरिशमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चरिंग में एक और डायमेंशन हम बात कर सकते हैं, बिकॉज जो वर्ना सिस्टम बना था, वर्ना सिस्टम जो बना था वो यूजली इनिशियली जो है अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ था, अर्ली वैदिक सोसाइटी में, जो कि बेस्ड ऑन प्रोफेशन था। लेकिन ये वर्ना सिस्टम अर्ली वैदिक सोसाइटी में इतना रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबिलिटी थी। एक ही घर में एक पिता डिफरेंट प्रोफेशन फॉलो करता था, बेटा डिफरेंट प्रोफेशन फॉलो करता था। लेकिन ग्रेजुअली जब लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे आएंगे, लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे आएंगे, तो ये वर्ना सिस्टम जो है क्वाइट जो है रिजिड हो जाता है। वर्ना सिस्टम जो है इट बिकम्स रिजिड, राइट, रिजिडिटी आ जाती है इस वर्ना सिस्टम में, एंड दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम। जो आज का मॉडर्न डे कास्ट सिस्टम है वो एक रिजल्टेंट है, ऑल बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ दिस लेटर वैदिक सोसाइटी में जो वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ था उसके वजह से एक कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। और लेटर वैदिक टाइम पीरियड कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो जो आज का मॉडर्न डे कास्ट सिस्टम है जो इंडिया की सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी को ब्रॉडली रिफ्लेक्ट करती है, इस कास्ट सिस्टम का भी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में एज अ मैटर ऑफ सोशल चेंज जो यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को विद ऑल दिस इनपुट जो है एक सूटेबल इंट्रोडक्शन के साथ हम जो है प्रोमिनेंटली इन जो भी ये मेजर्स दिए गए, जो भी ये पॉइंट्स दिए गए, इनको अपने मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट करके अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड डिटेल जो है ग्रेजुअल एक एवोल्यूशन के फॉर्म, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे कैसे इवॉल्व हुई वैदिक सोसाइटी इन उत्तर प्रदेश, क्या क्या सूटेबल जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और सोशल इंपॉर्टेंस है उत्तर प्रदेश के जिन्होंने ब्रॉडली जो है वैदिक सिविलाइजेशन को जन्म दिया, ये जो हम इस क्वेश्चन के आंसर को ब्रॉडली ऐसे जो है एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन डिस्कशन। Next question, that is question number 2. The question number 2 talks about assess the significance of Mughal and Nawabi architecture in Uttar Pradesh urban landscape. उत्तर प्रदेश के शहरी परिदृश्य में मुगल और नवाबी स्थापत्य की महत्ता की आंकलन कीजिए। 8 मार्कर क्वेश्चन विथ 125 वर्ड लिमिटेशन। इस क्वेश्चन के आंसर को हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो मुगल आर्किटेक्चर था या फॉर दैट मैटर नवाबी आर्किटेक्चर, ये उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट अर्बन लैंडस्केप को या शहरी परिदृश्य को कैसे इंपैक्ट करता है, इसको जो है इसका क्या ब्रॉडर सिग्निफिकेंस है उसे जो हमें मेंशन करना है। नाउ अर्बन लैंडस्केप की अगर बात की जाए तो अर्बन लैंडस्केप में किसी भी एरिया के, किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के अर्बन लैंडस्केप में उस एरिया की, उस स्टेट की हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी ज्योग्राफी और उसका जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है ब्रॉडर इंपैक्ट क्रिएट करता है, ब्रॉडर इंपैक्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम चंडीगढ़ जाएं तो चंडीगढ़ की सिटी प्लानिंग के बारे में हम बहुत ही मेस्मराइज होते हैं कि वहाँ की अर्बन प्लानिंग क्वाइट प्लान तरीके से बनाई गई है, राइट, क्वाइट प्लान तरीके से चले। वहीं अगर हम मैसूर जाएं तो मैसूर की जो अर्बन प्लानिंग है या फॉर दैट मैटर बैंगलोर की जो प्लानिंग है, वहां पे हमें एक डिफरेंट अर्बन लैंडस्केप दिखेगा। तो हर एक जगह का, हर एक स्टेट का या हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अर्बन लैंडस्केप होता है, और ये अर्बन लैंडस्केप जो अपनी स्ट्रेंथ बोरो करता है, जो कंटेम्प्रेरी करंट स्ट्रेंथ बोरो करता है, वो सर्टेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड एज वेल एज इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बिहाफ पे प्रेमाइज होता है। उसी प्रेमाइज पे जो उत्तर प्रदेश में मुगल आर्किटेक्चर है या फॉर दैट मैटर नवाबी आर्किटेक्चर इन प्रोमिनेंटली लखनऊ ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ के सिटीज के अर्बन लैंडस्केप में एक डीप इंप्रेशन क्रिएट करता है, डीप इंप्रेशन क्रिएट करता है। उसी पे प्रेमाइज ये क्वेश्चन है ब्रॉडली जिसको हमें एड्रेस करना है। Thus, we can write Uttar Pradesh with prominent rulers like Mughals and Nawab of Awadh as their political, cultural, religious and economical expressions on
the architectural designs or architectural monuments or designs echoing in the urban landscape of उत्तर प्रदेश। तो इंट्रोडक्शन में इन 30-40 वर्ड्स हमने प्रोमिनेंटली ये मेंशन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट रूलर्स जस्ट फॉर एग्जांपल मुगल्स वे द प्रोमिनेंट रूलर्स। नवाब अवध जो है, अवध के रीजन में जो नवाब रूल करते थे, इनका जो है प्रोमिनेंट पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस अलोंग विद द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, जो इकोनॉमिकल एक्सप्रेशन या जो भी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल डोमेन में एक्सप्रेस करते थे, उनका जो ब्रॉडर एक्सप्रेशन है वो वहां उनके द्वारा जो बनाए गए आर्किटेक्ट है उनके डिजाइन में जो इको होता है, उनकी आवाजें, उनका इंप्रेशन जो है रिफ्लेक्ट होता है, जो कि ब्रॉडली जो है उत्तर प्रदेश के अर्बन लैंडस्केप को जो है प्रोमिनेंटली जो है डिफाइन करती हैं या एक्सप्रेस करती हैं, या उनका ब्रॉडर जो सिग्निफिकेंस है। तो विद दिस इंट्रोडक्शन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपने बॉडी क्वेश्चन के कोर बॉडी ऑफ द आंसर में आते हैं कि देयर सिग्निफिकेंस किसका? मुगल्स का, एंड साइमल्टेनियसली नवाब्स का, राइट। तो नवाब्स को प्रोमिनेंटली हम अवध एरिया में रखते हैं, इनका प्रोमिनेंट डीपर इंप्रेशन हमें सिटीज लाइक लखनऊ में देखने को मिलता है, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट मुगल्स, तो मुगल्स का प्रोमिनेंटली आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, ऐसी सिटीज में प्रोमिनेंटली जो है आर्किटेक्चरल डिजाइंस ऑफ मुगल जो है हमें देखने को प्रोमिनेंटली मिलता है। नाउ अब इनके ड्यू सिग्निफिकेंस ऑन अर्बन लैंडस्केप की बात की जाए तो प्रोमिनेंटली जो है मुगल आर्किटेक्चर जो है अपने इंपीरियल ग्रैंड्योर के बारे में जाना जाता है। इंपीरियल ग्रैंड्योर जो कि ब्रॉडर जो है किसी भी सिटी के प्रोमिनेंट, आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट किसी भी सिटीज के ब्रॉडर अर्बन लैंडस्केप को डिफाइन करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम आगरा की बात करें, आगरा का फोर्ट और ताजमहल और फॉर दैट मैटर फतेहपुर सिकरी, ऐसे जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल साइट्स है, यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेगी इन फोर्ट्स, इन बिल्डिंग्स के विसिनिटी के अराउंड। प्रोमिनेंट अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेगी। अर्बन प्लानिंग इन द सेंस वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, वाटर हार्वेस्टिंग along with सीवेज, जो सीवेज का पर्सपेक्टिव जो है अर्बन लैंडस्केप में हमें जो है इन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल पैटर्न में प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, क्योंकि विल सी कि जब मुगल टाइम पीरियड में पीने के पानी का जो सोर्स होता था, जो रिवर्स होती थी, उन्हीं से पीने का पानी जो है लिया जाता था, राइट। और उन ये इंडिविजुअल्स जो है फोर्ट से ऐसा नहीं होता था, नदियों के पास जाते थे, एक कैनाल बनाया हुआ होता था जो ब्रॉडली जो है इन फोर्ट्स के पास आता था, राइट। एक कैनाल का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन था जो कि प्रोमिनेंटली वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प करता था। एंड सीवेज पे भी स्पेसिफिक एम्फेसिस, अगर आप डीपरली अगर इन साइट्स पे विजिट करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे पतले पतले जो है कैनाल्स बने हुए हैं जो प्रोमिनेंटली पानी आने के लिए और पानी जाने के लिए दोनों के लिए जो है प्रोमिनेंटली ये डिजाइन जो है ब्रॉडली जो है अर्बन लैंडस्केप को जो है एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं, ग्रेटर पर्सपेक्टिव पे डिफाइन करते हैं। बियॉन्ड एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए जो अर्बन लैंडस्केप आर्किटेक्चरल पैटर्न थे, इन्होंने एस्थेटिक्स पे भी डीपर एम्फेसिस डाला था। एस्थेटिक कैसे? एस्थेटिक इन द सेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल चारबाग स्टाइल जो ग्रीनरी का पैटर्न था, स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रीनरी का पैटर्न पे भी स्पेशल एम्फेसिस था, जो कि अर्बन लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न डे टाइम्स पे भी इनका डीपर इंप्रेशन होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके जो चारों साइड पे जो एरियाज है, जो इन चारों साइड के जो एरियाज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे
गार्डन्स का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपकी जो मेन माउंटमेंट्स होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप हुमायूं टॉम देखें, और फॉर दैट मैटर ताजमहल देखें, उसके चारों साइड पे जो है वेजिटेशन प्रोमिनेंटली ग्रो किया जाता था, जिसको चार बाग स्टाइल बोलता है। यानी कि प्रोमिनेंट फोकस ऑन एस्थेटिज्म, एस्थेटिक्स में डीपर फोकस था, जो कि प्रोमिनेंटली वेजिटेशन से रिलेटेड था। वो भी ये भी जो है ब्रॉडली जो है एक अर्बन लैंडस्केप को, उसकी खूबसूरती को डिफाइन करने में क्वाइट हेल्पफुल होता है। सब्सिक्वेंट हम देखेंगे जो आर्किटेक्चरल डिजाइन जो थी, एनवायरमेंट के साथ कोहेरेंस में रहे, एनवायरमेंटल कोहेरेंस बना रहे, राइट। एनवायरमेंटल कोहेरेंस इन द सेंस कि बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाता था कि कूलिंग इफेक्ट बना रहे, कूलिंग इफेक्ट बना रहे। इसीलिए विल सी कि बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल और फॉर दैट मैटर कोई भी मुगल हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यूजुअली जो उनके पास जो है डोम शेप जो सेंट्रल उनका बिल्डिंग का प्रेमाइस है वो यूजुअली डोम शेप्ड होता था, जो कि यूजुअली लार्जली जो आर्किटेक्चरल पैटर्न इसलिए डिजाइन किया जाता था कि ये कूलिंग में हेल्प करेगा। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता था, राइट। ऐसे ताजमहल के भी ऊपर जाएं या फिर हुमायूं टॉम्ब देखें तो ये जो है ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनते थे, ऑल बिकॉज कि अगर सनलाइट पड़ी तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रही है, एक एंगल बना के ये इस पे जो सनलाइट पड़ रही है, तो जो इनर प्रेमाइस ऑफ दिस बिल्डिंग है वो यूजुअली कूलर होगा, ठंडा रहेगा, राइट। तो ये आर्किटेक्चरल पैटर्न जो इन्वायरमेंटल कोहेरेंस के प्रेमाइस पे भी था। बियॉन्ड सेपरेट बिल्डिंग जैसे फॉर जोधा भाई के रहने के लिए जो है पंचमहल बनाया गया था। अब क्योंकि आगरा जो है राजस्थान के विसिनिटी पे लोकेटेड है, तो राजस्थान से बॉर्डर करता, तो यहाँ टेम्परेचर क्वाइट हाई था, राइट। टेम्परेचर क्वाइट हाई था, तो पंचमहल जो है रिलीजियस सेंटिमेंट को कंजर्व करते हुए अलोंग विथ ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंट फैक्टर दोनों को कंसिडर करते हुए बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि जो अकबर की वाइफ थी वो हिंदू थी, राइट, और उनको जो है ऐसे राजपूताना आर्किटेक्चर में रहने की आदत थी, तो ये पंचमहल बनाए गए वो बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बिहाफ पे जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया गया था। एंड प्रॉपर एरेशन के लिए, इसीलिए इसको जो हवा महल या फॉर दैट एरेशन के लिए जो है वेल वेंटिलेशन था, एक पार्ट ऑफ द हॉल से दूसरे पार्ट में हवा इजीली क्रॉस करे, पूरा टाइम वेंटिलेशन रहे, तो इस पे भी डीपर एम्फेसिस था। तो पंचमहल एक वन ऑफ द एग्जांपल है जो कि ब्रॉडली एक अर्बन लैंडस्केप को डिफाइन करता है, राइट, जहां पे रिलीजियस अलोंग विथ एनवायरमेंटल फैक्टर या फॉर दैट मैटर साइंटिफिक फैक्टर दोनों का कॉन्ग्रेशन देखने को मिलता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट भी प्रिजर्व और कल्चरल और एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव भी डिस्प्ले हो सके, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से मुगल के ये जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं इनका जो देखने को मिलता है। बियॉन्ड कुछ और फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्बन लैंडस्केप था वो रिलीजन के साथ रिलीजियस अलोंग विद द कल्चरल अलोंग विथ इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी जो अर्बन लैंडस्केप के आर्किटेक्ट्स बनाए जाते थे इन पे प्रोमिनेंट फोकस था कि ये कई सारे फैक्टर्स को एट ए टाइम हैंडल कर सके। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम आगरा फोर्ट की बात करें तो इन द आगरा फोर्ट there's a mosque called मोती मस्जिद एंड सिमिलरली इसी फोर्ट के प्रेमाइस पे लोकल बाजार भी लगता था जिसको प्रोमिनेंटली मीना बाजार बोलते थे, राइट, मीना बाजार बोलते थे। और इन जो भी आपके आगरा फोर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे सेकुलर इंप्रेशंस मिलेंगे, यानी कि अलग अलग रिलीजन के। फॉर दैट मैटर अगर आप जहांगीर महल में एंटर करें तो एंट्रेंस गेटवे पे आपको ऐसा माना जाता है अकबर की वाइफ अलग अलग रिलीजन से, हिंदू, मुस्लिम एज वेल एज क्रिश्चियन थी। गोवा में भी जाकर उन्होंने एक क्रिश्चियन वाइफ से शादी की थी। तो जो सिंबल्स बने हुए, स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है, राइट, क्रिश्चियंस का जो कैथोलिक सिंबल है वो बना हुआ है, इस्लाम के सिंबल बने हुए। तो ये जो फोर्ट है ये ब्रॉडली जो है रिलीजियस अलोंग विद द कल्चरल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि जैसे फोर्ट के अंदर ही मीना बाजार लगाया जा रहा है, राइट, जो वहां के नेटिव्स थे वो शॉपिंग उस टाइम पे कर पाते थे, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस पे भी डीपर एम्फेसिस रखा गया है, राइट। तो ये कुछ अर्बन लैंडस्केप को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। एंड सब्सटैंशियली ज्योग्राफी को कंसिडर करते हुए ज्योग्राफी और लोकल रिसोर्सेस का, ज्योग्राफी प्लस लोकल रिसोर्सेस का
बेटर यूज हो सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिगार्डिंग रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते थे, रॉ मटेरियल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर यूज किए गए। जस्ट फॉर एग्जांपल इनिशियली हम देखेंगे, इनिशियली हम टिल द टाइम ऑफ अकबर देखेंगे, रेड सैंडस्टोन का प्रोमिनेंट यूज किया गया, रेड सैंडस्टोन का प्रोमिनेंट किया गया है, रेड सैंडस्टोन का प्रोमिनेंट यूज किया गया। लेकिन अकबर के बाद देयर अ रैम्पेंट यूज ऑफ व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स का जो है रैम्पेंट यूज जो है देखने को मिला है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अकबर का जो टॉम है सिकंदरा में जो अकबर का टॉम है वो प्रोमिनेंटली अकबर ने अपने जीते जी जो है उस साइट को अक्वायर किया था, वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो प्रोमिनेंटली अप टिल नो इनिशियल को फ्यू फ्लोर जो है रेड सैंडस्टोन्स दिखेगा। एंड इस बिल्डिंग सिकंदरा के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अकबर की डेथ हो जाती है, उसके बाद अकबर के बेटे जो उसका कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो ऊपर के टॉप नॉच ऑफ द फ्लोर में आपको जो है व्हाइट मार्बल्स का यूज दिखेगा, राइट, व्हाइट मार्बल्स का यूज दिखेगा, जो कि ये सिग्निफाई करता है व्हाइट मार्बल्स हो सकता है राजस्थान से जो है बोरो किया गया होगा, आगरा के बगल में ही राजस्थान अवेलेबल है, राइट। तो इनका जो है प्रोमिनेंट यूज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इलाहाबाद फोर्ट की बात करें, इलाहाबाद फोर्ट की बात करें, तो वहां पे प्रोमिनेंट जो है रेड सैंडस्टोन्स का यूटिलाइजेशन दिखता है। संगम जहां पे मॉडर्न डे प्रयागराज में जो संगम का एरिया है, वहां पे आप इलाहाबाद फोर्ट दिखेंगे, जिसको अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, 3 रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस एक जगह पे हो रहा है, राइट, गंगा यमुना सरस्वती का। तो वहां पे एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से फोर्ट बनाया गया था। आप कभी देखेंगे तो वहां जो है एक लोकेशन बनाई जहां से आप बहुत लंबे डिस्टेंस से देख सकते हैं अगर कोई एनिमी आ रहा हो, राइट, आइदर रिवर नदियों के रास्ते से या जमीन के रास्ते से। तो फोर्ट एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से बनाया गया था। तो अर्बन लैंडस्केप में जो है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन के पर्सपेक्टिव से आगरा फोर्ट इंपॉर्टेंट। और रेड सैंडस्टोन जो यूज किए गए थे वो प्रोबेबल जो था चुनार से शायद लाए गए होंगे, आसपास बनारस के पास या इलाहाबाद के पास चुनार का एरिया है, वहां से शायद ये रेड सैंडस्टोन लेके आए गए थे। तो प्रोमिनेंटली इनका जो है हमें यूज जो है यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर जो ब्रॉडर जो अर्बन लैंडस्केप पे इनका डीपर इंप्रेशन दिखता है। तो दीज आर द नो ब्रॉडर थीम जो हम, मुझे लगता है 125 वर्ड में मोर देन एनफ है अगर इनका आप डीपर एम्फेसिस डालें कि इनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मॉडर्न डे में आप देखें ये डोम शेप जो आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं, यूजुअली जो मॉडर्न डे बिल्डिंग्स हैं उनमें भी ये डोम शेप बनाया जाता है। फॉर दैट मैटर यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे भी आप मेन बिल्डिंग प्रमाइज पे ऐसे डोम शेप आर्किटेक्चर बनाए जो कि प्रोमिनेंट अर्बन लैंडस्केप को डिफाइन करते, ग्रीनरी वेजिटेशन का पर्सपेक्टिव तो है ही। नाउ अगर नवाब्स की बात की जाए, नवाब्स की बात की जाए तो फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, क्योंकि इनकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और टाइमलाइन बहुत ही कम है, तो जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनके जो साइट्स जैसे छोटा छोटा इमाम बाड़ा, या फॉर दैट मैटर बड़ा इमाम बाड़ा, या रूमी दरवाजा प्रोमिनेंट इन लखनऊ सिटी जो है, लखनऊ सिटी में जो है ये आपको जो है आर्किटेक्ट दिखेंगे, ये बिल्डिंग्स दिखेंगे जो कि ब्रॉडली लखनऊ की जो अर्बन लैंडस्केप है उसको लार्जली डिफाइन करते हैं, राइट। ये नवाबी कल्चर ही लखनऊ को जो है तहजीबों का शहर बोलते हैं, राइट। सिटी ऑफ कल्चर प्रोमिनेंटली इसी रीजन से जो लखनऊ को प्रोमिनेंटली बोला जाता है नवाबों का शहर, राइट। ब्रॉडली जो आज एक अर्बन आइडेंटिटी लखनऊ की है इसी प्रमाइस पे है। नवाबों में ने जो है इंडिया का जो उत्तर प्रदेश का प्रोमिनेंट जो क्लासिकल डांस जो है आपके जो है कथक जो है उसको उसको जो पैटर्नाइज किया था नवाब वाजिद अली शाह ने जो है, एंड पैटर्नेज इन द फॉर्म ऑफ दिस आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। तो यहाँ पे रिलीजन के साथ साथ कल्चरल सिंक्रेसिटी, रिलीजन प्लस कल्चरल एसेंस एंड ब्रॉडर जो है एस्थेटिक का पर्सपेक्टिव इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, राइट। और जो इनके हॉल्स थे आर्किटेक्चरल मार्वल्स लाइक जो इनके हॉल्स थे विदाउट पिलर्स, वहीं अगर मुगल्स की बात करें तो मुगल्स के हॉल में लार्जली पिलर्स है। तो हॉल विदाउट पिलर जो है इनके आर्किटेक्चरल डिजाइंस में जो है काफी एक डीपर रिफ्लेक्शंस पोर्ट्रे करता है। बियॉन्ड द इंट्रिकेट स्टिको वर्क्स था जो इनके बिल्डिंग्स की डिजाइन है, उन पे इंट्रिकेट स्टिको वर्क्स हैं, परफोरेटेड वॉल्स हैं विद जालीस, परफोरेटेड वॉल्स विद जालीस जो इनके बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे, जो आर्किटेक्ट्स में देखने को मिलेंगे।
कि यूजली जो महिलाएं, जो लेडीज होती थी ड्यूरिंग इस नवाब के टेन्योर में, यूजली उन जालिस के थ्रू जो है जो भी सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे, फंक्शंस होते थे, वहां से वो देखती थी, राइट। तो और जो वॉल्स होते थे बहुत ही फाइनली डिजाइन किए हुए, स्टिको वर्क किया गया है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रोमिनेंट जो है अर्बन लैंडस्केप को थ्रू दिस नवाबी आर्किटेक्ट प्रोमिनेंटली डिफाइन करते हैं। एंड दैट्स फॉर द रीजन उत्तर लखनऊ को जहाँ पे ये नवाब्स रूल कर रहे थे, प्रोमिनेंट तहजीबों का जो है शहर बोला जाता था। तो इस प्रमाइस पे विद ऑल ड्यू पॉइंट हम जो है प्रोमिनेंट इनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि प्रोमिनेंटली नवाब्स और फॉर दैट मैटर मुगल्स का प्रोमिनेंट जो है उत्तर प्रदेश के अर्बन लैंडस्केप पे क्या डीपर इंप्रेशन रहा है, अलग अलग सिटीज में। एंड इवन ये जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स है एक डीपर सिंबल सर्व करते हैं, मॉडर्न डे आर्किटेक्चरल पैटर्न डिजाइन्स को सिंबलाइज करते हो। दस in the end part we can write Mughals and Nawabi architectural styles displayed religious as well as secular pattern on their architectural designs and have a deeper essence on the modern urban landscape in the form of environmental necessity along with economic perspective as well as sustenance on the behalf of utilization of the local resources. Thus broadly, Uttar Pradesh urban landscape is culturally derived. Just for example, लखनऊ ऐसे तहजीबों का शहर, राइट, तहजीबों का शहर, ऐसे करके हम अपने कंक्लूजन को फॉर दिस क्वेश्चन जो है फॉर 125 वर्ड आंसर जो हम सूटेबली जो है एंड कर सकते हैं। तो अलोंग विद दिस एग्जांपल्स एंड इनपुट्स और कुछ ऐसे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट अगर आप अपने क्वेश्चन के आंसर में यूटिलाइज मेंशन करें, अपने पॉइंट्स को मेंशन करते हो, तो इट इज हाईली प्रोबेबल दैट यू विल फेच सम गुड मार्क्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन डिस्कशन। अब प्रोसीड करेंगे next question, that is question number 3. And question number 3 talks about what was the role of Uttar Pradesh in non-cooperation movement and civil disobedience movement. An 8 marker question for 125 words. असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या थी, ये हमें मेंशन करना है। नाउ इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम सब्सटैंशियली 30 to 40 वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे एंड राइट Uttar Pradesh being epicenter of India's national movement, played a vital role in non-cooperation movement for the timeline 1920 to 22 and civil disobedience movement for the timeline 1930 to 34 with people's mass movement and political and institutional organizations in Uttar Pradesh. Thus, in the introduction part, we can straightforward introduce कि उत्तर प्रदेश जो है भारतीय नेशनल मूवमेंट में जो है एक एपिसेंटर की तरह सर्व किया। उत्तर प्रदेश वाज एन एपिसेंटर। अवध से नेशनल मूवमेंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मेरठ और अवध से जनरली इसकी बिगिनिंग हुई। तो लार्जली जो उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंटली इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक एपिसेंटर की तरफ मूव किया। एंड प्रोमिनेंट इवेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट अकर्ड इन द टाइमलाइन ऑफ 1920 to 22 एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स लाइक सिविल डिसोबीडियंस जो कि 1930 से 34 के बीच में अकर हुए। इन्होंने इस इवेंट्स में थ्रू उत्तर प्रदेश है
जन भागीदारी के थ्रू, पीपल मास मूवमेंट के थ्रू, एज वेल एज पॉलिटिकल इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आईएनसीज के जो सेशन हुए इंटरनेशनल कांग्रेस का, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सब्सिक्वेंट हम बॉडी ऑफ द आंसर में डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल कैंपेन्स के थ्रू उत्तर प्रदेश ने प्रोमिनेंटली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ इस क्वेश्चन के बॉडी के आंसर को स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस करते हुए विल राइट रोल ऑफ यूपी in non-cooperation movement and civil disobedience movement, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मेंशन करेंगे एंड सब्सिक्वेंट, क्योंकि 125 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, तो प्रोमिनेंटली थ्रू प्रेसाइज शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट जो है हम ग्रेजुअली जो है इसको मेंशन करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट occurred in 1920 to 1920, बेसिकली इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी। तो प्रोमिनेंटली जो उत्तर प्रदेश विथ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम पॉपुलेशन डिस्प्लेड अ ग्रेटर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उत्तर प्रदेश प्राइमरली डिस्प्लेड। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश प्लेड अ वाइटल रोल इन सोशल कोहिजन और फॉर दैट मैटर सोशल यूनिटी में उत्तर प्रदेश ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बियॉन्ड दैट उत्तर प्रदेश फिर विथ इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम उत्तर प्रदेश, they are from Uttar Pradesh, right? प्रयागराज रीजन से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, तो लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू were the lead protagonist in नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो ग्रेजुअली जो है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, राइट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में। बियॉन्ड दैट उत्तर प्रदेश इज द मास पॉपुलेशन डिस्प्लेड mass movement, people's mass movement from participation across the society, and being an strategically located state, Uttar Pradesh played an important role in the form of dissemination of information, that is communication के पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट था। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंटली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए सर्व करता है, राइट। बियॉन्ड दैट और भी कुछ ड्यू मेजर्स like important leaders like Madan Mohan Malviya in Uttar Pradesh prominently ensured for Madan Mohan Malviya, Jawaharlal Nehru along with Motilal Nehru ensured for political agitation in the for नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो प्रोमिनेंट रोल जो है इन लोगों ने परस्यू किया था। बियॉन्ड उत्तर प्रदेश से जो है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक लॉयर्स और फॉर दैट मैटर टीचर्स abstained from their profession or gave up their practice or profession in pursuance of non-cooperation. तो thus in this vital domains जो उत्तर प्रदेश जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। एंड इन द एंड उत्तर प्रदेश ही वो लैंडमार्क है जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो है ग्रेजुअल एंड हुई थी। thus with the unfortunate incidents of चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, जिसमें एक पुलिस स्टेशन में ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जनता ने जो मासेस ने जो है आग लगा दी थी उस थाने में। तो जो गांधी का कोर टेनेट, महात्मा गांधी जी का जो कोर टेनेट था ना, बेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस, वो कहीं ना कहीं वायलेट हुआ था। ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि अभी मासेस जो है ऐसे मास रेवोल्यूशन के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग वायलेंस। तो 5 फरवरी को ये जो है 1922 में जो है 5 फरवरी को जो है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। एंड ग्रेजुअली जो विद आफ्टर दिस इंसिडेंट प्रोमिनेंटली चौरी चौरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश जो मॉडर्न डे आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उसी के विसिनिटी के अराउंड जो है ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो विद दिस चौरी चौरा इंसिडेंट ग्रेजुअली जो है
आपकी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको जो है सब सस्पेंड कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, विथहेल्ड कर दिया गया था, राइट। तो उत्तर प्रदेश विद ड्यू मेजर्स विद दिस ड्यू मेजर्स प्लेड एन वाइटल रोल, जिसमें हम वन बाय वन एक पॉइंट्स को इलेबोरेट मेंशन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिग्नेटरीज जो थी जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है बियॉन्ड मासेस, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल, और क्योंकि सोशल कोहेजन सोशल यूनिटी दिखानी है, बिकॉज उसी टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी रन हो रहा था, तो सोशल यूनिटी और कोहेजन इन द फॉर्म ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी प्रोमिनेंटली जो साइट्स लाइक उत्तर प्रदेश हैव डिस्प्लेड। एंड बियॉन्ड कुछ जो मास मूवमेंट थे उनमें यंग लीडर्स लाइक चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान जैसे जो यंग लीडर्स हैं, जो कि इस इवेंट के बाद एक तरह से मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ मूव करेंगे, वो इन द बैकड्रॉप इन दिस मास मूवमेंट वो इक्वलेंट पार्टिसिपेटिव हुए। तो ये जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं ये भी उत्तर प्रदेश है, जैसे चंद्रशेखर आजाद अलोंग विद अशफाक उल्ला खान, ये लोग सारे उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे, जो कि प्रोमिनेंटली इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बियॉन्ड अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए, सिविल डिसोबीडियंस इन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो प्रोमिनेंटली जो सिविल डिसोबीडियंस जो है गुजरात में अकर हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड जो डिसओबीडियंस जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में लिया गया। जो लिकर शॉप्स थे, जो ब्रिटिशर्स मेड लिकर शॉप्स थी, उनको बर्न कर दिया गया, राइट, बर्न कर दिया। को सिविल डिसोबीडियंस के पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश जो है मास पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह देखा गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ salt satyagraha in the form of salt satyagraha in the masses ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंटली देखने को मिला था, राइट। ऑल्दो ये सिविल डिसोबीडियंस प्रोमिनेंटली जो है गुजरात में एग्जीक्यूट किया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश डिस्प्लेड अ कोहेशन, ए कॉम्प्लीमेंटेशन इन द ब्रॉडर इंडियन नेशनल मूवमेंट की, एक साथ एकजुट खड़े होकर हमें जो है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है लड़ना है, राइट, लड़ना है। एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेस इंपॉर्टेंट लीडर जैसे टाइम एंड अगेन विल मेंशन जवाहरलाल नेहरू का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक डायरेक्शन देना, मासेस को डायरेक्शन देना थ्रू पॉलिटिकल लीडरशिप क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी में मूवमेंट के लिए। बियॉन्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप्स लाइक ऑल इंडिया किसान सभा अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट जो थे, या पीजेंट मूवमेंट जो रन किए गए अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस की, ब्रिटिशर्स को टैक्सेस नहीं पे करने हैं, जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका कोई भी ऐसा गुड्स का जो है टैक्सेस उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं करना है। तो ये जो पीजेंट मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश है, इन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। बियॉन्ड इंस्टीट्यूशनल रोल में जो है, इंस्टीट्यूशनल रोल की अगर बात की जाए, इंस्टीट्यूशनल रोल, तो इसमें उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इट played a vital role regarding creating awareness among the masses and ensuring that movement is thoroughly guided and कोई misguidance या misdirection का issue ना generate हो। इसमें इन लोगों ने जो है important role play किया था एंड जो ब्रिटिशर्स का जो ऑपरेशन था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब इसके अगेंस्ट में एक्टिविटी मतलब रिप्रेसिव मेजर्स लिए, तो मास अरेस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मास अरेस्ट एंड एजिटेशन occurred from Uttar Pradesh prominently against civil disobedience movement जो है उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट जो है ये सारे इवेंट्स अकर हुए थे। एंड सब्सटैंशियली सोशल कोहेजन के पर्सपेक्टिव से भी लोग एक दूसरे से डिवाइडेड न रहें। जो ब्रिटिशर्स की कोर पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, राइट, इंडियन सोसाइटी को आपस में डिवाइड करके रखा जाए ताकि एकजुट होकर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ना काम करे। तो सोसाइटल रिफॉर्म्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड ग्रेजुअल जो है सोशल लैडर में मासेस मूव करें, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश में कोहेजिव एक यूनिटी वाला मेजर ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस प्रोमिनेंटली जो है देखने को मिलता है। तो these are the prominent points that we can write
these are the prominent points we can write कि उत्तर प्रदेश through political agitation, institutional capacity as well as masses का participation along with जो important political dignitaries हैं, important political dignitaries जो भी उत्तर प्रदेश से belong करते हैं, उनका रोल जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट along with civil disobedience movement में as a broader role of Uttar Pradesh in assisting this non-cooperation movement as well as civil disobedience movement quite important and crucial हो जाता है. Thus these are the points that we can write. These are the points that we can write for this 8 marker question in 125 word limitation, right? और in the end ये चौरी चौरा जैसे incidents mention करना quite crucial हो जाता है क्योंकि non cooperation movement से ही broader एक जुड़ा हुआ पर्सपेक्टिव जो कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट रिगार्डिंग एजिटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लेके आता है. दस इन द एंड पार्ट वी कैन राइट दस थ्रू पॉलिटिकल कैंपेन्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शंस एंड मास मूवमेंट्स पीपल्स मास मूवमेंट उत्तर प्रदेश प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट ब्रॉडली दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज वेल एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो दीज आर द पॉइंट दैट वी कैन राइट फॉर दिस क्वेश्चन का आंसर. Next question discussion, that is question number 4. Question number 4. Evaluate the ideological contribution of Ram Prasad Bismil and Chandrasekhar Azad. चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के वैचारिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए. 8 मार्कर क्वेश्चन फॉर a 125 वर्ड आंसर. 125 वर्ड में इस क्वेश्चन के आंसर को हमें लिखना है. क्वाइट इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, तो उसी प्रेमाइस पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन को. वे 30 से 40 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को लिखना है. विल राइट राम प्रसाद बिस्मिल and Chandrasekhar Azad championed the Indian freedom struggle through their zealous youth, militant nationalism, and strong leadership displaying stiff resistance against British. राइट. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ब्रीफली जो है हम एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल अलोंग विद चंद्रशेखर आजाद दे प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और कैसे एक ब्रीफ सा हमने रिफ्लेक्शन जो कि हम बॉडी ऑफ द आंसर में इसको डिकोड करेंगे कि अपने जीलस यूथ के थ्रू यंग लीडर्स, दिस वर द यंग लीडर्स, यंग फ्रीडम फाइटर्स, तो अपने यूथ को प्रॉपरली जो है एक जीलस अप्रोच में, एक एंथुजियास्टिक अप्रोच में तन मन धन से पूरे एक तरह से जुड़े हुए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने काम किया था. और इनका अप्रोच ब्रॉडली जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म था. मिलिटेंसी का यूटिलाइजेशन करके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने रोल प्ले किया था. न सिर्फ मिलिटेंट नेशनलिज्म बल्कि उसके अलावा जो है इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी डिस्प्ले की थी. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द सेंस कि और भी जो यंग फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अपने साथ लेके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बना के अगेंस्ट ब्रिटिशर जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिया था. राइट. तो ऐसे 30-40 वर्ड में इस क्वेश्चन के आंसर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी कैन कम टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन का हमारा डिमांड है, आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन. राइट. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आ सकते हैं रिगार्डिंग आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन. आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल एंड चंद्रशेखर आजाद. तो इन दोनों में कुछ लार्जर सिमिलैरिटीज थी,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोथ बिलीव्ड इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस में दैट इज पूर्ण स्वराज में राम प्रसाद बिस्मिल एज वेल एज चंद्रशेखर आजाद बोथ बिलीव्ड इन पूर्ण स्वराज, कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, कोई डोमिनियन स्टेटस या ब्रिटिशर्स के साथ रूल शेयर करना या अपने कंट्री की गवर्नेंस को शेयर करना, इसके फेवर में ना ही राम प्रसाद बिस्मिल थे ना इधर चंद्रशेखर आजाद। एंड सब्सिक्वेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कि बोथ बिलीव्ड इन मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म में दोनों का बिलीफ था कि ब्रिटिशर्स की पावर को स्नैच करने के लिए या ब्रिटिशर्स से फ्री होने के लिए मिलिटेंसी का रूट अपनाना क्वाइट क्रूशियल है, तभी है पॉसिबल हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल राम प्रसाद बिस्मिल जो है इंपॉर्टेंट रॉबरी केस लाइक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे, राइट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में थे। एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म में आप देखेंगे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में या ब्रॉडर और भी जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी उसमें जो है चंद्रशेखर आजाद वाज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व। और इनका एक वो था चंद्रशेखर आजाद का कि ही वाज इन स्ट्रॉन्ग फेवर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी में इनका एक स्ट्रॉन्ग फेवर था और इनका ये था कि मैं कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मारा जाऊंगा। देन दैट लेड टू फाइनली जो है इनकी जो डेथ है, इनकी जो फाइनल डेथ है, इन्होंने अपने रिवॉल्वर से ही प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है, प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है वहां पे खुद की गन से, खुद की पिस्टल से ही अपने आप को जो है उन्होंने मार्टियर कर लिया था, राइट। एंड इन द एंड जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है जीवित पकड़े नहीं गए। तो लिबर्टी का इन्होंने कोर एडवोकेशन किया था। बियॉन्ड राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लीडर्स थे, इन्होंने यूथ में जो है अवेयरनेस लाने के लिए थ्रू हिज पोएट्रीज एंड जर्नल्स, जो है थ्रू हिज पोएट्रीज एंड जनरल फ्रीडम मूवमेंट में एंथुजियाज्म एंड कॉन्फिडेंस लाने के लिए काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। जस्ट फॉर एग्जांपल इनकी जो क्रिएशन है राम प्रसाद बिस्मिल की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, फॉर एग्जांपल सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, ऐसे जो पॉलिटिकल क्रिएशंस हैं, पॉलिटिकल क्रिएशंस प्रोमिनेंटली विथ फ्रीडम फाइटर्स लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रोमिनेंटली जो है इनके यूज के थ्रू। एंड बियॉन्ड एक और जो इनकी इंपॉर्टेंट है मैनपुरी की प्रतिज्ञा, मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो थ्रू दिस यूज ऑफ पोएट्रीज एंड जनरल्स इन्होंने चंद्रशेखर आजाद अलोंग विथ राम प्रसाद बिस्मिल जी ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, राइट। एंड सब्सिक्वेंट जो और ड्यू मेजर्स रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से, न सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही, सोशल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से भी राम प्रसाद बिस्मिल वाज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी के इशू पे। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे कि सोसाइटीज के जो पेरिल्स हैं, जो भी डीमेरिट्स हैं इंडियन सोसाइटी के, उनमें प्रोमिनेंटली जो है काम किया जाना चाहिए। तो सोशल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से राम प्रसाद बिस्मिल वाज द लीड प्रोटैगनिस्ट, राइट। बियॉन्ड चंद्रशेखर आजाद की अगर बात की जाए तो इनकी जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है, पॉलिटिकल कैंपेन भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म एग्जीक्यूट किया था। इन्होंने एसोसिएशंस लाइक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्टैब्लिश किया, जिसका कोर पर्पस था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है रेजिस्टेंस या मूवमेंट को परस्यूट करना, राइट। तो चंद्रशेखर आजाद वाज इसके फेवर में। बियॉन्ड सोशलिज्म के पर्सपेक्टिव से, बियॉन्ड दिस ब्रिटिशर्स एक इक्विटी आए, राइट। फ्रीडम वाज नॉट ऑल अबाउट जस्ट कि ब्रिटिशर से जो है हम फ्रीडम पा सके, ये सिर्फ एक गोल नहीं था। रेदर सोशल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वलिटी का आइडिया है, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस एंड economic equality
इकोनॉमिक इक्वेलिटी, ये डीपली रूटेड था चंद्रशेखर जी की आइडियोलॉजीज में कि समाज में जो है न्याय आए और आर्थिक रूप से सब बराबर हो, इक्विटी हो। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये ना हो कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सिर्फ फ्री हो जाएं और फिर से जो है फिर से जो पावरफुल या रिच या प्रोलेटेरिएट्स हैं वो हमारी कंट्री को गवर्न करे। तो ब्रॉडर वे में सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वेलिटी पे चंद्रशेखर आजाद का जो है इंपॉर्टेंट रोल था। दस इन कॉमनलिटी, अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो बोथ फेवर्ड फॉर आर्म्ड स्ट्रगल, आर्म्ड स्ट्रगल में दोनों का एडवोकेशन था। बियॉन्ड इन्होंने डीपर इम्फेसिस जो है यूथ के पार्टिसिपेशन पे दिया था। आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों का रोल था, यूथ जो है फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट इन इंडिया में जो है यूथ जो है पार्टिसिपेट करे, तो यूथ के मोबिलाइजेशन में ये दोनों यंग लीडर जो है क्वाइट प्रोमिनेंट और क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सब्सिक्वेंट जो और कॉमन आइडियोलॉजी इनके बीच में थी वो सोशलिस्ट आइडियाज को उसको लेके कि सोसाइटी में जो ऑर्डर हो वो जस्ट हो, सोशल ऑर्डर जो है जस्ट हो। इशू सोशल सोसाइटी में जो भी पेरिल्स लाइक कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी या इकोनॉमिक अनइक्वलिटी जैसा इशू है उसको ड्यूली एड्रेस किया जा सके। दस आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये सारे पॉइंट्स को जो है हम अपने मॉडल आंसर में इन्हें कंपेरेटिव बेसिस यहाँ पे डाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या ब्रॉडर जो सिमिलरिटीज थी रिगार्डिंग देयर आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। दस इन द एंड फॉर दिस 125 वर्ड क्वेश्चन, इन द एंड अपने कंक्लूजन पार्ट में हम अपने आंसर कंक्लूड कर सकते हैं कि दस Chandrasekhar Azad along with Ram Prasad Bismil, Chandrasekhar Azad along with the Ram Prasad Bismils, they were the ideological torch bearers of Indian national movements who streamlined the energies of the youth. एक भारत का जो युवा था उनकी एनर्जी को, उनकी शक्तियों को एक विचारधारा, एक डायरेक्शन दिया था, राइट। तो दीज लीडर streamlined the energies of the youth and ensure it is suitably utilized to disempower the Britishers and ensures the freedom of India and broadly besides this freedom ensuring social justice and economic equality at a broader scale। तो कंक्लूजन पार्ट में ऐसे हम ब्रॉडली जो है इस क्वेश्चन के कंक्लूजन को इन द एंड जो है कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन डिस्कशन। For next question that is question number 5. Question number 5 talks about explain the role of folk dances and music in preserving the cultural ethos of रूरल उत्तर प्रदेश। रूरल उत्तर प्रदेश जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश है उसमें जो है सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने में लोक नृत्य और संगीत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 8 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 125 वर्ड आंसर। हमें इस क्वेश्चन के आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है रिगार्डिंग फोक डांसेस एंड म्यूजिक इन उत्तर प्रदेश, राइट। इस क्वेश्चन को हमें सुटेबली एड्रेस करना। उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है प्रोमिनेंटली, राइट। आर्ट एंड कल्चर के प्रमाइस से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑन पर्पस यहाँ डाला हुआ है। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन के आंसर के इंट्रोडक्शन को हम 30 से 40 वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल कम विद उत्तर प्रदेश with its rich diversity and cultural ethos is reflected in folk dances and music. Uttar Pradesh with its rich diversity and cultural ethos is reflected in folk dances and music, displaying religious elements, natural scenics and cultural syncretism, right।
तो प्रोमिनेंटली इन दिस इंट्रोडक्शन हम ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है अपनी वास्ट डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, वास्ट डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। एंड बियॉन्ड दिस वास्ट डाइवर्सिटी इसकी जो प्रोमिनेंट जो संस्कृति है, कल्चरल इथोस है, उसके लिए भी जाना जाता है, जो कि प्रोमिनेंट उत्तर प्रदेश के फोक डांसेस और म्यूजिक डिस्प्ले म्यूजिक में जो है फोक डांसेस और फोक म्यूजिक में जो है डिस्प्ले होता है, जो कि प्रोमिनेंटली जो है रिलीजियस एलिमेंट जैसे हिंदुइज्म में राधा और कृष्ण के लाइफ से रिलेटेड कुछ फोक डांसेस और म्यूजिक है वो रिफ्लेक्ट होंगे। नेचुरल और सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, जैसे बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे कजरी जैसा जो है म्यूजिक जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो नेचुरल सीनिक जो है देता है। एंड बियॉन्ड कल्चरल सिंक्रेटिज्म के बारे में देखने को मिलता है। कल्चरल सिंक्रेटिज्म मतलब लोकल डांस, जैसे फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, नौटंकी जैसे सेंट्रल उत्तर प्रदेश में या फॉर दैट मैटर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो कल्चरल सिंक्रेटिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। या फॉर दैट मैटर बच्चे के जन्म के टाइम पे पूर्वांचल में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में सोहर जैसा जो है गीत गाया जाता है, लोकगीत गाई जाती है, तो ये प्रोमिनेंट जो है कल्चरल सिंक्रेटिज्म को जो है रिफ्लेक्ट करता है। तो इंट्रोडक्शन में विद दीज 30-40 वर्ड्स हम ब्रॉडली जो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है रोल ऑफ फोक डांसेस एंड म्यूजिक, रोल ऑफ फोक डांसेस एंड म्यूजिक इन उत्तर प्रदेश। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हेडिंग डालेंगे रोल ऑफ फोक डांसेस एंड म्यूजिक इन उत्तर प्रदेश। तो प्रोमिनेंटली क्या रोल है इन फोक डांसेस एंड म्यूजिक्स का उत्तर प्रदेश में, इसे जो है हमें प्रोमिनेंटली यहाँ पे अपने जो है की पॉइंट्स में फॉर दिस 125 वर्ड क्वेश्चन जो है प्रोमिनेंटली जो है हमें रिफ्लेक्ट करना है, राइट। प्रोमिनेंटली हमें जो है रिफ्लेक्ट करना है। तो ये प्रोमिनेंट फोक डांसेस एंड म्यूजिक क्या कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स के जो नॉर्म्स हैं उसको, लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स उनको प्रोमिनेंटली जो थ्रू फोक डांसेस एंड म्यूजिक है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल लोकल ट्रेडिशंस इन द फॉर्म, अगर हम बात करें लोकल ट्रेडिशन, जस्ट फॉर एग्जांपल बिरहा सॉन्ग जो उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, इट इज रिलेटेड टू वीरह के लिए, एक पेनफुल सॉन्ग है। वीरह जो हिंदी में शब्द यूज करते हैं, वीरह किसी के बिछड़ने का जो गम होता है उसको वीरह, उसी से डिराइव ये टर्म है बिरहा सॉन्ग। प्रोमिनेंटली ये जो है सोल्जर्स अगर अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, सोल्जर्स लिविंग देयर होम, तो उस पर्सपेक्टिव में प्रोमिनेंटली ऐसे सॉन्ग जो है लोकल फोक सॉन्ग जो है उस टाइम के जो भी वॉरियर्स होते थे या वॉर रिलेटेड थीम को प्रोमिनेंटली जो सॉन्ग्स लाइक बिरहा सॉन्ग्स डिस्प्ले करती है। बियॉन्ड चरकूला नृत्य ब्रज एरिया में जो है प्रोमिनेंटली चरकूला नृत्य जो है किया जाता है, जिसमें लेडीज जो है अपने सर पे जो है ऐसे दिए से बने हुए मटके रखती हैं। तो चरकुलर नृत्य जो है प्रोमिनेंटली लाइफ रिलेटेड या रिलीजियस एलिमेंट रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही चरकुलर नृत्य प्रोमिनेंटली जो है आपको जो है ब्रज रीजन में देखने को मिलता है, जो प्रोमिनेंटली एक ब्रीफ सा एग्जांपल है जो कि लोकल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स को प्रोमिनेंटली जो है रिप्रेजेंट करता है। बियॉन्ड कुछ और एग्जांपल्स अगर हम यहाँ देना चाहें, एग्जांपल जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सॉन्ग्स लाइक सोहर जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में, प्रोमिनेंटली पूर्वांचल में बच्चे के जन्म पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो है सोहर गीत गाया जाता है, गाया जाता है, जो कि सोसाइटी के एक हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चे के जन्म पे जो सोसाइटी है, पूर्वांचल पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो खुश होती है, और उसके उपलक्ष्य में जो है प्रोमिनेंटली सोहर जैसा गाना जो है गाया जाता है। सब्सिक्वेंट ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी, और कुछ और इम्पॉर्टेंट जो रोल है, राइट, इट इंश्योर्स सोशल कोहिजन को ये जो लोकल फोक डांसेस एंड म्यूजिक्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि समाज में एकजुटता रहे, समरूपता रहे, राइट, यूनिटी को इंश्योर करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम
और फॉर दैट मैटर तबला जो है एक कोरस के फॉर्म में बजाया जाता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, तो एक क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड इन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, गांव में आप देखेंगे कि कभी भी ढोलक, ढोल मंजीरा या हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, तो एक जगह से लोग जो है एक जगह बैठ के या खड़े होके सुनते हैं, राइट। तो एक सोशल कोहिजन इन द फॉर्म ऑफ एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। तो सोसाइटी में यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने में क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। बियॉन्ड बियॉन्ड जो है ये सोशल जो आपकी फोक म्यूजिक्स और डांसेस हैं, ये कल्चरल नॉर्म का ट्रांसमिशन भी इंश्योर करती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज टू फ्यूचर जनरेशन एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। ऐसा मोड ऑफ एंटरटेनमेंट जो है ये फोक डांसेस और म्यूजिक जो है ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्योंकि एंटरटेनमेंट के थ्रू ग्रेजुअली जो है इनका जो पास आउट किया जा रहा है, राइट, पास आउट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अल्हा गीत जो है, अल्हा जो है प्रोमिनेंटली बुंदेलखंड में जो है जो इम्पोर्टेंट वॉरियर्स थे उनको कोमोरेट करने के लिए आधा अल्हा म्यूजिक जो है गाया जाता है। तो प्रोमिनेंटली सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है, जो कि ब्रेवरी और सैक्रिफाइस से रिलेटेड है, वो सोसाइटी में थ्रू दिस फोक म्यूजिक एंड डांसेस के थ्रू जो है एक फ्यूचर जनरेशन को जो हम ट्रांसमिट करते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, राइट। बियॉन्ड उसके अलावा जो है इनका जो कल्चरल एसेंस ये भी है कि ये नॉर्मली जो है एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, और फॉर दैट मैटर सोसाइटी का एक ब्रॉडर रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल डांसेस लाइक नौटंकी जो है सोसाइटी के कैरेक्टर से ही बोरो किए गए हैं, सोसाइटल कैरेक्टर से ही बोरो या फेच किए जाते हैं, जो कि ब्रॉडली एक रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी की एक ब्रॉडर रिफ्लेक्शन होती है, जो कि प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में जो है ये फंक्शन करती हैं, राइट। तो एंटरटेनमेंट और सोसाइटल रिफ्लेक्शन के पर्सपेक्टिव से ये फोक डांसेस एंड म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड सब्सिक्वेंट और जो हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के साथ कोहैबिटेशन या नेचर के साथ जो अर्लियर सोसाइटी की सिंक्रेंसिटी थी, राइट, एक पर्यावरण के साथ समावेशी विकास और एकजुट रहने की जो भावना थी, वो भी हमें फोक डांसेस के फॉर्म में मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है कजरी है, या फॉर दैट मैटर फोक सॉन्ग्स लाइक चैती जो है, चैत्र महीने जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसमें जो चैत्र महीने के टाइम पे चैती गाई जाती है। कजरी जो है मानसून के टाइम पीरियड पे जो है कजरी सॉन्ग गाया जाता है, राइट। तो ये जो है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो सोसाइटी के कल्चरल नॉर्म जो सिंक थे, उनको प्रोमिनेंटली ऐसे फोक डांसेस और म्यूजिक जो है कहीं ना कहीं ब्रॉडली जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट, एंड बियॉन्ड डांसेस लाइक धोबिया डांस जो हुआ, ये उत्तर प्रदेश की जो धोबी कम्युनिटी दैट इज वॉशरमैन, उनके द्वारा की जाती है। तो प्रोमिनेंटली ये भी जो है कल्चरल या फिर कास्ट के पर्सपेक्टिव से एक रिफ्लेक्शन है, जो सोसाइटी के ब्रॉडर उत्तर प्रदेश की सोसाइटी को प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट करता है। एंड बियॉन्ड रिलीजियस या रोमांटिक एसेंस में बोले, रिलीजियस एंड रोमांटिक एसेंस में we see रसिया या फॉर दैट मैटर रासलीला जो है, रसिया या रासलीला प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन में यहाँ पे ही ढोला मारू जो है, होली का फेस्टिवल जो है, राइट,
मथुरा के बरसाना रीजन में जो है प्रोमिनेंटली होता है, तो वहाँ के कल्चरल एसेंस में, राइट, फेस्टिवल्स लाइक ढोला मारू जो है एक वुमेन और मेन के बीच में एक रिलेशनशिप को, एक जोवियल रिलेशनशिप को सिग्निफाई करने के लिए ऐसे जो रसिया और रासलीला जैसे फोक डांसेस और म्यूजिक जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश के कल्चरल एसेंस को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। दस इन दिस फैक्चुअल पार्ट ऐसे जो हम डांसेस और म्यूजिक्स का कुछ कोरिलेशन दे के इस 125 वर्ड में, 125 वर्ड में जो हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है प्रोमिनेंटली इन 5-6 पॉइंट्स अलोंग विद द रियल फैक्ट्स एंड एग्जांपल, जो ये एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रोमिनेंट डांस एज वेल एज म्यूजिक्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, इनको प्रोमिनेंटली जो हम इस क्वेश्चन के आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन द एंड पार्ट वी कैन मेंशन कि दस folk dances and musics in Uttar Pradesh are prominent reflection of historical evolution of the society, along with its coherence or complementation with the environment as well as religious essence, broadly displaying the rich tapestry of diversity of Uttar Pradesh culture, religion as well as caste नॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश। तो एंड में हम ऐसा कुछ जो है की टर्म्स दे के इस 125 वर्ड के आंसर को जो कंक्लूड कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड एक और इसमें जो पॉइंट मेंशन करना भूल गया वो है ये जो है आपके नॉर्म्स हैं, ये फोक म्यूजिक्स एंड डांस जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो है मॉडर्न टाइम में, राइट, कल्चरल होमोजेनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। यानी कि डेवलपमेंट्स लाइक ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉमन कल्चर डेवलप हो रहा है, और फॉर दैट मैटर जो मॉडर्न डे मॉडर्निज्म जिसको हम बोलते हैं, राइट, वेस्टर्न कल्चर को जो हम अपनाते जा रहे हैं, तो अपने नेटिव कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं, अपने नेटिव कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे फोक डांसेस एंड म्यूजिक जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। रेगुलर बेसिस पे ऐसे कल्चरल म्यूजिक डांस और फेस्टिवल्स होते रहते हैं जो लोगों में एंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। तो अगर लोगों के बीच में अवेयरनेस रहेगी, जागरूकता रहेगी, तो होमोजेनाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं दूर रहेगा। यानी कि जो कोल कल्चरल इंटीग्रिटी है, जो कोल कल्चरल इंटिटी है, वो ड्यूली प्रोटेक्ट रहेगी, वो जो है ड्यूली प्रोटेक्ट रहेगी। तो इसमें ये फोक डांसेस एंड म्यूजिक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दस दिस इज द ऑल एग्जाम्पल, दिस इज ऑल द नैरेटिव फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जो है प्रोसीड करेंगे। और नेक्स्ट question, that is question number 6. The question number 6 talks about examine the constitutional and political role of the governor in the governance of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश के गवर्नर की रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रोल जो है हमें एग्जामिनेशन करना है। उत्तर प्रदेश के शासन में राज्यपाल की संवैधानिक एवं राजनीतिक भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये 8 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 125 वर्ड आंसर। तो दो डायमेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से गवर्नर का रोल इन उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंटली क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन के आंसर में ब्रॉडली जो है रिप्रेजेंट करना है। तो एज यूजुअल दैट स्टैंडर्ड अप्रोच की सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन को बिगिन करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन इन दिस 125 वर्ड जो हमें करीब जो है 30 वर्ड्स के अराउंड जो है रिप्रेजेंट करना है। तो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीड विद द फैक्चुअल डेटा, दैट इज Anandi Ben Patel is a current governor of Uttar Pradesh and is constitutional head or for that matter also known as de jure head or nominal executive head of the state, largely ceremonial in nature. However, his or her role, broadly governor को रेफर कर रहे हैं, his or her role holds due significance
in strengthening the constitutional ethos, राइट। तो इंट्रोडक्शन में ब्रॉडली विथ फैक्ट करंट डेटा के डायमेंशन पे वी कैन राइट कि आनंदी बेन पटेल जो है फॉर्मर गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो करंट गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश हैं। जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है या डी ज्यूरी हेड बोला जाता है, एंड फॉर दैट मैटर ऑल्सो नोन एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। और इसका रोल जो है प्रोमिनेंटली अज्यूम किया जाता है कि सेरेमोनियल इन नेचर है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होने की वजह से सेरेमोनियल इन नेचर है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, वो चीफ मिनिस्टर में है। जो डी फैक्टो पावर है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट में जो है इन्वेस्टेड है, राइट। तो ऐसे जो हम इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं, लेकिन लार्जली सेरेमोनियल इन नेचर, बट गवर्नर का जो रोल है, हिज और हर रोल होल्ड्स ड्यू सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। किस लिए? कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है रिलेटेड टू फेडरलिज्म, रिगार्डेड टू डेमोक्रेसी, इन सारे प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने में गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नेंस में ये इंश्योर करता है कि डेली पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट इज बीइंग प्रैक्टिस ऑन प्रेमाइस ऑफ द ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। इसलिए गवर्नर का रोल जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल हो जाता है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं। एंड सब्सटेंशियली जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जो कि हमसे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल रोल ऑफ द गवर्नर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हेडिंग डाल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रोल ऑफ द गवर्नर। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रोल ऑफ द गवर्नर पे हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस कर सकते हैं। आर्टिकल पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिनेंटली जो है स्टेट पार्ट से डील करता है। स्टेट के जो भी पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द जुडिशरी, जो है प्रोमिनेंटली पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन करते हैं। एंड ब्रॉडली गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो प्रोमिनेंटली फ्रॉम आर्टिकल 153 टॉक्स अबाउट देयर शैल बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड प्रोमिनेंटली एक्सटेंडिंग फ्रॉम आर्टिकल 153 टिल अब 162 जो है प्रोमिनेंट जो है गवर्नर के बारे में मेंशनिंग मिलता है, राइट। तो अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में सबसे पहला डायमेंशन जो आता है रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव रोल। गवर्नर का जो है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रोल है। अब इस लेजिस्लेटिव रोल में गवर्नर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? सबसे पहले जो है गवर्नर जो है इन हिज लेजिस्लेटिव कैपेसिटी समन्स, प्रोरोग्स एंड dissolves the state legislature, right। ये अपने लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटर को समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, एज वेल एज डिसॉल्व कर सकता है, राइट। इसके प्रोमिनेंट जो है लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में फंक्शन करता है। बियॉन्ड आप बात करें अगर रिगार्डिंग मनी बिल का जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर विद ड्यू परमिशन ऑफ गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे जो है मनी बिल आता है विद ड्यू परमिशन ऑफ गवर्नर, राइट। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में जो है गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंटली गवर्नर जो है हर एक एनुअल ईयर के जो पहली बिगिनिंग होती है, फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में जो है फर्स्ट सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में जो गवर्नर जो है प्रोमिनेंटली जो एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके एजेंडा को प्रोमिनेंटली जो है डिस्कस करता है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल है। एंड सब्सिक्वेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में कि जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेटर पास कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी बिल पास कर रही है वो फाइनल एक्ट में तभी आएगी जब उसको जो है एसेंट ऑफ द गवर्नर मिलेगा, राइट। गवर्नर जो है फाइनल जब एसेंट दे देगा इस बिल का, तभी वो बिल जो है इट बिकम्स एन एक्ट, राइट। और इस पावर में
गवर्नर के पास जो पावर्स हैं, आइदर आइदर गवर्नर जो है एसेंट दे सकता है, एसेंट बिल को एसेंट दे सकता है, अप्रूवल दे सकता है, या फिर बिल का जो है विथहोल्ड कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, या फिर अगेन जो है उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है कि आप उस बिल के प्रोविजंस को रिकंसिडर कीजिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दैट्स वन एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, राइट, क्योंकि मनी बिल उसी के परमिशन के बिहाफ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ रहा है, रिकंसिडर के, या फिर ही कैन सेंड टू ही कैन सेंड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है सेंड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिकंसिडर टू कंसिडर द बिल, राइट। तो लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में ही गवर्नर जो है प्रोमिनेंटली जो है प्रेसिडेंट को जो है बिल को भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए। नाउ ये जो दो प्रोविजन है, विथ होल्ड करना और प्रेसिडेंट के पास जो है बिल को कंसिडर करने के लिए भेजना, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग रोल ऑफ द गवर्नर। ऑफ रिसेंट डिबेट में रहा है कि आप अगर गवर्नर एक बिल को विथ होल्ड कर रहा है तो उसके पीछे ड्यू रीजन होना चाहिए, और कितने टाइमलाइन के लिए हेल्ड कर रहा है उस पर एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सालों साल बिल पे जो विथ होल्ड करके रखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखा है कि 3 महीने के अंदर में जो एक ड्यू रीजन आपको देना चाहिए कि आपने क्यों जो है विथ होल्ड किया है। एंड सब्सटैंशियली जो है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में टसल है, तो एज विटनेस इन केरला, तमिलनाडु और पंजाब में जहां पे अपोजिशन पार्टीज या सेपरेट पार्टीज एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही हैं, वहां पे ये ब्लॉकेज देखा गया कि गवर्नर जो है बिल को ब्लॉक करने के लिए या फिर ऐसे मैटर पे लार्जली प्रेसिडेंट के पास कंसिडर करने के लिए भेज देते, जो कि डिले करता है। अब स्टेट लेजिस्लेटर फंक्शन कैसे करेगी? थ्रू द फॉर्म ऑफ बिल, बिल को एक्ट के फॉर्म में लेकर आएगी, उनके प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे, तभी तो सारे प्रोविजंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे। दैट मींस जो डेमोक्रेटिक पिलर्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है, थ्रू इन्हीं लॉज के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे। तो ये लॉज पास ही नहीं होंगे, तो एक तरह से एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी का एंगल शायद इन दो रोल्स में जो है क्रिटिकली जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे जो है गवर्नर का जो प्रोमिनेंट रोल है रिगार्डिंग हिज लेजिस्लेटिव कैपेसिटी हम मेंशन कर सकते हैं। सब्सटैंशियली गवर्नर इन हिज एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, अगर एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव रोल मेंशन किया गया है गवर्नर का, वो प्रोमिनेंटली कुछ ऐसा है कि सबसे पहले गवर्नर इन हिज एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, अपॉइंट द सीएम ऑफ द स्टेट, जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको जो है अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर। एंड अपॉन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, फर्दर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी थ्रू गवर्नर होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में ही गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है। एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का जो अपॉइंटमेंट है, एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट है स्टेट में, वो भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन हिज एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, राइट, इन हिज एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी। और फर्दर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर और चेयरमैन है, उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर इन हिज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी प्रोमिनेंटली जो है इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है ऐसे अपॉइंटमेंट करता है। तो दीज आर द रोल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। अभी हमने लेजिस्लेटिव कैपेसिटी देखा एंड एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी देखा। बियॉन्ड एक और लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में जो हमने यहाँ पॉइंट भूल गए, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में ही ऑर्डिनेंसेस इशू करने का भी पावर गवर्नर के पास में होता है। ऑर्डिनेंसेस इशू करने का अंडर आर्टिकल 213, जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन ना हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर वो सेशन में ना हो, तो गवर्नर के पास ये पावर्स हैं कि गवर्नर जो है ऑर्डिनेंसेस जो कि सिमिलर टू लॉज एंड बाई लॉज हैं, और कोई ऐसा इमीडिएट इशू जो कि इमरजेंट इन नेचर है, जैसे कोविड-19 में कुछ अनसर्टेनिटीज आई, राइट, और उनसे रिलेवेंट कोई लॉ नहीं अवेलेबल है, ना ही कोई बाई लॉ है, तो थ्रू द यूज of ordinances under legislative capacity as enshrined in the article 213 of the Indian Constitution, गवर्नर जो है अपने ऑर्डिनेंस के पावर को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। एंड सब्सटैंशियली फाइनेंशियल पावर्स की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल पावर के ही डोमेन में वी डिस्कस कि ब्रॉडली जो मनी बिल है
वो गवर्नर के परमिशन के बिहाफ पे ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे आती है, राइट। तो गवर्नर का परमिशन क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल हो जाता है रिगार्डिंग प्रेजेंटिंग ऑफ द मनी बिल इन द हाउस। एंड सब्सटैंशियली जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको ब्रॉडली हम बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वे वो जो है गवर्नर के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन करता है कि गवर्नर मेक श्योर्स दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट इज बीइंग लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटर। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नर का इंपॉर्टेंट रोल है विद सब्सटेंशियली authorization of withdrawal of money, right? Authorization of withdrawal of money in certain extreme cases from consolidated fund of India, consolidated fund of the state, or for that matter contingency fund of the state भी गवर्नर के परमिशन के ही बिहाफ पे होता है। दैट मीन्स गवर्नर हैज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स, राइट। फाइनेंशियल पावर्स जो है रिगार्डिंग कुछ ऐसे डायमेंशन पे जो गवर्नर के पास है। सब्सटैंशियली बियॉन्ड दिस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और इन डोमेन्स के अलावा गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी अवेलेबल है। डिस्क्रिशनरी पावर्स डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट, कि लार्जली जो है गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे फंक्शन करता है, एड एंड एडवाइस पे फंक्शन करता है। लेकिन यूजुअली जो है इन केस जस्ट फॉर एग्जांपल अगर स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल या फॉर दैट मैटर जो आर्टिकल 356 के थ्रू जो इमरजेंसी का इम्पोजिशन है और गवर्नर एश्योर्ड है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइस पे नहीं रन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइस पे जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से स्टेट की मशीनरी प्रॉपर नहीं फंक्शन कर रही, तो गवर्नर एक डिस्क्रिशनरी पावर जो अपना एग्जीक्यूट कर सकता है रिगार्डिंग ही कैन सेंड द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर रिक्वेस्टिंग इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर सेकंड जो है अपॉइंटमेंट, ये ब्रॉडर जो है पॉलिटिकल डायमेंशन से ऑल्दो आ जाएगा। पॉलिटिकल डायमेंशन से अगर हम बात करें गवर्नर के रोल का, तो गवर्नर जो है इंश्योर करता है, गवर्नर इंश्योर्स कि जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो है वो क्लेम करे सरकार फॉर्म करने के लिए, या इन द केस ऑफ हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली के केस में भी गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी है वो आए और वो क्लेम करे एंड एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद जो है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में 1 और 2 मंथ में अपनी मेजॉरिटी को जो है प्रूव करे। तो गवर्नर मेक श्योर कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बिहाफ पे इलेक्शंस हुए हैं वो ड्यूली विथस्टैंड हो, और इसके लिए जो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज कोऑर्डिनेट करके विद ड्यू मेजॉरिटी जो है अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करे। तो ये पॉलिटिकल रोल में जो है रिगार्डिंग गवर्नर एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बियॉन्ड पॉलिटिकल रोल के डायमेंशन से ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नर, इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग चेन ऑफ एक लिंचपिन है गवर्नर जो है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट कैसा फंक्शन कर रही है, जो भी स्कीम्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, प्रॉमरली गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारे इश्यूज को जो है, इन सारे डेली गवर्नेंस के मैटर को जो है गवर्नर जो है सेंटर से कम्युनिकेट करे। तो पॉलिटिकल डायमेंशंस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल जो है गवर्नर के हैं। तो ब्रॉडली इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फॉर दैट मैटर जो ब्रॉडर पिलर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रोल के डायमेंशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में हम लार्जली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल अलोंग विद द डिस्क्रिशनरी पावर को डिस्कस कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल रोल में जो हमने 2-3 पावर्स ऑफ द गवर्नर डिस्कस की, इसको प्रोमिनेंटली हम इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर में सूटेबली जो एड्रेस कर सकते हैं। एंड इन द एंड पार्ट जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्रिटिकल इशूज मेंशन किए कि क्रिटिकल इशूज रिगार्डिंग यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स का टाइम एंड अगेन मिसयूज देखा गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक बिहार और फॉर दैट मैटर उत्तर प्रदेश में जो है स्टेट इमरजेंसीज इंपोज की गई,
यहाँ पे इमरजेंसी इम्पोज की गई, ऑल्दो देयर वाज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश फॉर एग्जांपल, लेकिन इस डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के फॉर एक वन डे जगदम्बिका पाल जो उत्तर प्रदेश में एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जिसको बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस मेजोरिटी जब चेक किया गया तो ये एनिहिलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देखा गया। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर है वो रैम्पेंट मिसयूज है, एंड सब्सिक्वेंट जो गवर्नर की पावर है बिल को विथहोल्ड करने के लिए, उस पर कुछ टाइमलाइन होना चाहिए कब तक आप विथहोल्ड करें एंड किस रीजन की वजह से आपने विथहोल्ड किया है, ये भी बताना सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस चीज को जो है मेंशन किया है। एंड सब्सटैंशियली एक क्रिटिकल इशू ये भी है कि गवर्नर को जो है सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव बताया जाता है, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव बताया जाता है। इसी पर्सपेक्टिव से गवर्नर को एक रबर स्टैम्प की तरह ऐसे नेमोनिक्स जो है यूज किया जाता है। लेकिन सरकारिया कमीशन और फॉर दैट मैटर पुंछी कमीशन जैसे ऐसे इंपॉर्टेंट कमीशन कमिटीज एस्टैब्लिश हुई हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि गवर्नर जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, ऐसे इंडिविजुअल को जो गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए, राइट, ऐसे इंडिविजुअल को गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए और एक्टिव पॉलिटिक्स का ऑफ रिसेंट जो ईयर में जो है उसने पार्टिसिपेशन न लिया हो। सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसेंट तमिलनाडु, केरला और पंजाब का जो बर्निंग इशू था उसमें रैम्पेंटली ये अंडर आर्टिकल 142 इंटरवीन किया है कि गवर्नर के पास से अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है बिल को विथहोल्ड करने का, रेदर विद इन 3 मंथ में डिसीजन ले लेना चाहिए, और डिसीजन किस लिए विथहोल्ड किया वो भी बताना जरूरी है ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ड्यूली प्रिजर्व रहे। तो ये जो रिकमेंडेशंस एंड मेजर्स हैं गवर्नर के रोल के लिए ड्यूली इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी जो गवर्नर का रोल है प्रोमिनेंटली इन ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सोल एंड स्पिरिट जो है इंप्लीमेंट होगा। तो कंक्लूजन के पार्ट में ये लूपहोल्स को बताते हुए हम एंड में जो है इन सजेशन रिफॉर्मेटिव मेजर्स जो सरकारिया पंछी या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर रीसेंट जो बताए हैं, इनको हम ड्यूली एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन बता के अपने इस क्वेश्चन के आंसर के कंक्लूजन को जो है एंड कर सकते हैं। So this is all for this question discussion.